नमस्ते बच्चों। देखो, अपन 12th क्लास का जो पर्सनल बैंक है वो सॉल्व कर रहे थे। उसमें से कुछ क्वेश्चनों के आंसर मैंने बता दिए थे। फिर भी एक बार दोबारा उन क्वेश्चनों के आंसर बता रहा हूँ क्योंकि पहला वाला वीडियो है ना, क्लियर नहीं आ रहा था। ओके, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस है, तो इसका एक आंसर मैंने बताया था उस टाइम पे HF, तो इसका आंसर HF ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है BCC काई केंद्रित घनीय इकाई कोष्टिका में कणों की संख्या। तो इसमें कणों की संख्या कितनी है, तो मैंने बताया था आप लोगों को 2। कणों की संख्या कितनी होती है BCC के अंदर? 2 होती है बच्चों। कितनी होती है? 2। मूर्खों का सोना किसको कहते हैं बच्चों? FES को मूर्खों का सोना कहते हैं। प्रत्येक गोले के लिए चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होती है, तो मैंने इसका आंसर बताया था 2n। प्रत्येक चतुष्फल के गोले के लिए रिक्तियां की संख्या 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड या अष्टफल की रिक्तियों की संख्या होती है n। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, और जो अचालक होते हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण देखो, यहाँ पर क्या होगा, NaCl क्रिस्टलीय होता है, जिंक सल्फाइड क्रिस्टलीय होता है, कॉपर जो होता है धात्विक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कागज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कागज। अगला क्वेश्चन है बच्चों SCP फलक केंद्रित घनीय, मतलब FCC हो गई है ना, इकाई कोष्टिका में संकुलन दक्षता। तो इसमें कितनी होती है? 74% या 74% संकुलन दक्षता होती है। कितनी होती है? 74% होती है, तो इसका आंसर होगा 74। अगला क्वेश्चन बच्चों, ऐसा अर्धचालक जिसका उपयोग संकेतों की तुरंत पहचान करने में होता है, तो ये कौन सा होता है? मैंने बताया होगा, इसका आंसर जिंक आर्सेनाइड होता है, सॉरी गैलियम आर्सेनाइड। इसका आंसर आएगा गैलियम आर्सेनाइड, तो इसका आंसर गैलियम आर्सेनाइड था। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है। सहसंयोजी ठोस का उदाहरण मैंने उस दिन भी बता दिया था, आज फिर बता रहा हूँ कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा? हीरा। कोवलेंट सॉलिड कौन सा होता है इसमें? हीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल जालक आप लोगों को पता है, मैंने बताया था 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। आदर्श विलयन के लिए देखो, आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये यहाँ तक क्वेश्चन थे, लेसन नंबर बन गए। यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ये विलयन वाले चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त, तो आदर्श विलयन जो होता है आइडियल सॉल्यूशन, उसके लिए कंडीशन होती है कि 2 अलग अलग मिश्रण होते हैं, उनको मिलाने पर उनकी जो मिक्सिंग होती है वो उनमें से न तो ऊर्जा का अवशोषण होना चाहिए, न उत्सर्जन होना चाहिए, तो उसके लिए डेल्टा H मिक्सिंग 0। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन भी सही है कि डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 और राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, वो आदर्श विलयन कहलाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा बेटा अप्रोक्स सभी। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन है, जब किसी विलायक में कोई विलय को मिलाया जाता है, तो अब इसमें देखो ये क्वेश्चन है ना सही नहीं है। अब इसमें या तो ये भी नहीं दे रहा कि विलय कौन सा मिलाया जाएगा, वाष्पशील मिलाएं या अवाष्पशील, और वाष्पशील और अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्वथनांकों में वृद्धि और कमी होती रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। अपन चैप्टर पढ़े रहे हैं, उस चैप्टर में देख के वहीं बता दूंगा। अभी विलयन वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक गैस द्रव में विलेयता के मध्य संबंध बताती है? कौन सा नियम? अब देखो यहाँ पर 3 नियम दे रखे हैं, वन टॉप नियम, राउल्ट नियम, हेनरी नियम। तो इसमें देखो गैस और द्रवों के बीच में हेनरी का जो नियम होता है ना, वो दिखाता है। ये बोला जाता है ना कि किसी भी गैस के अंदर जितना प्रेशर लगाओगे उस गैस की मात्रा उतनी ज़्यादा विलय हो जाएगी। ये हेनरी का नियम था। वहाँ पर फिर अपन ने हेनरी स्थिरांक वगैरह निकाला था, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P वगैरह, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण अणुसंख्यक गुण नहीं है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, तो हिमांक में अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, वाष्पदाब अवनमन होता है। ये सब अणुसंख्यक गुणधर्म है, जबकि इसमें जो हिमांक है वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। कौन सा द्रव राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? तो देखो यहाँ पर धनात्मक विचलन दर्शाने ये बोल रहा है, कौन सा द्रव राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? तो इसका देखो बच्चों आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा जल प्लस HCl ऋणात्मक दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन को पता था ना कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है पहले की अपेक्षा अगर टफ होता है, मतलब पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि ये जो विचलन होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। तो जल और HCl, जल और HNO3, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, ये सब ऋणात्मक होते हैं, जबकि धनात्मक के लिए बेंजीन प्लस मेथेनॉल। इसका आंसर आएगा स, बेंजीन प्लस मेथेनॉल इसका आंसर होगा। अभी दो ध्रुवों का विलयन जो संगठन में परिवर्तन बिना एक निश्चित ताप पर आश्रित होता है कहलाता है। तो ये ऐसे इस प्रकार का जो संगठन होता है उसको अपन बोलते हैं स्थिरख्वाती मिश्रण, एजोट्रोपिक मिक्सर बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं? एजोट्रोपिक मिक्सर। अब अगला क्वेश्चन था इसमें कि 25 ग्राम शर्करा को, इसने बोला 25 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन का भार आयतन प्रतिशत। तो देखो ये क्वेश्चन तो अपन ने बताया था इसका आंसर कि विलय का आयतन, विलय की मात्रा बटा विलयन का
आयतन बटे 100, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा है 25/250 गुणा 100 करेंगे, 1 0 से 0, 1 25 से 25 कटेगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा 10%। तो पहला वाला ऑप्शन होगा इसमें आंसर आ गया 10%। अब अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये जो चैप्टर है ना, मैंने उस दिन भी बताया था, इसके अभी भी नहीं करवा रहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहले आप लोगों को कुछ करवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चनों को समझ में आएंगे। ऐसे अभी बता दूंगा आंसर, पर समझ में कुछ भी नहीं आना तुम्हारे, ठीक है। अब अगला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चनों को अपन सोल्व करते हैं, रासायनिक बलगतिकी। देखो रासायनिक बलगतिकी के अंदर 25 क्वेश्चन नंबर 25 से चालू हो रहा है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक नियम किस पर निर्भर करता? तो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, दाब पर नहीं करता, माध्यम की प्रकृति पर नहीं, अभिक्रिया का ताप, इसका आंसर होगा अभिक्रिया का ताप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है H2+Cl2 = 2HCl अभिक्रिया की घोटी। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि अभिक्रिया का वेग किस किस पर डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर करेगा। जब दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करते हैं तो अभिक्रिया की घोटी 2 होगी। अगर यहाँ पर इस अभिक्रिया के अंदर इस तीर पर जो तीर दे रखा ना H2+Cl2, अगर यहाँ पर ये H दे देता ना तो 2HCl, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है उस टाइम पे, पर यहाँ पर H नहीं दे रखा, तो अपने यहाँ पर बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है भाई। सीधी सी बात है, अभिक्रिया का वेग दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, सेकंड ऑर्डर की कोटि होगी। फिर बोल रहा है अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, तो इसको अपन आराम से निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, मोल/लीटर, है ना, n-1। इसको जब निकालोगे n-1 को, तो यहाँ पर मोल/लीटर n का मान, और सेकंड इनवर्स हो रहा था इधर, n-1, तो n का मान अभिक्रिया की कोटि 1 रखोगे तो 1 में से गया तो 0, जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, सेकंड इनवर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई कौन सी होगी, इसमें सेकंड इनवर्स, इसका आंसर हो जाएगा द। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कि निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता। तो कोटि तो किसको बोलते हैं कि जब अभिक्रिया का वेग कितने अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रहा हूँ, कि घाते देखते हैं, तो यहाँ पर वेग दे रखा है, अभिक्रिया का वेग दे रखा है ना, तो इसमें आप लोग देखोगे, तो देखो इसमें जब देखोगे ना आप, अभिक्रिया का वेग जब देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ये जो वेग है K1N2O5, तो यहाँ पर ओनली N2O5 की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो अभिक्रिया की कोटि तो हो गई 1, ऑप्शन बाद में देखना। और अणुसंख्यता, इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा अभिक्रिया की कोटि 1 और अणुसंख्यता 2। ऐसा कोई एग्जाम्पल इसमें दे ही नहीं रखा, तो यह आप लोग ध्यान रखना भाई, अभिक्रिया की कोटि तो इसमें 1 है और अणुसंख्यता का मान 2 है। अगला क्वेश्चन देखो, अभिक्रिया XY उत्पाद के लिए वेग K⁴XA और YB। देखो यहाँ पर K तो अपना वेग स्थिरांक होता है, X⁴A और Y⁴B है, तो अभिक्रिया की कोटि होगी, तो अपन बोलते हैं कि जो सांद्रता होती है उनका की जो घातों का योग होता है ना, वो अभिक्रिया की कोटि होती है। तो यहाँ पर A+B घात कौन कौन सी है, जैसे यहाँ पर 1 और 2 होता तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर देखो A और B हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा A+B। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्रिया कारक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट R से P उत्पाद में एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यदि R की सांद्रता को 4 गुना कर दे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया की कोटि है, देखो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर अपना अगर देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन है ना, R से P एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ओके। अभिक्रिया यदि R की सांद्रता को 4 गुना कर दे, तो देखो यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया है, मान लो ये है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, अब बोल रहा है सांद्रता को 4 गुना कर दें, तो सांद्रता को 4 गुना कर दें तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16 गुना। अब आगे देखो भाई, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक है, उसकी सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया की तरह 8 गुना हो जाता है, अभिक्रिया की कोटि। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो आराम से इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। किसी अभिक्रिया में उसकी सांद्रता अभिक्रिया की तरह 8 गुनी हो जाती है, मतलब दर को ये दुगना कर रहा है। तो यहाँ से अपन अगर शुरू से चलें, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी दर दोगुनी करो तो यहाँ पर ये 2 गुनी होगी, इसकी दर को अगर अपन ये
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, घात यहाँ। अगर यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसकी रेट को दुगनी कर दे, तो यहाँ पर अगर 2 लगा दूँ मैं मान लो, तो कितना आएगा, 2 गुनी हुई। अगर सेकंड ऑर्डर की कोई रिएक्शन हो r की पावर 2, तो यहाँ पर अगर इसको दुगना कर दे तो 2 की पावर 4 4 गुना, r की पावर 3 अगर यहाँ दुगना कर दें तो 2 की पावर 3 कितनी हो गई, 8 गुना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा भाई, इस 31 वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 गुना। सोलह गुना किसी अभिक्रिया में एक ये 16 गुना हो गया, और इसमें कौन सी होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन थी है ना। रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया की कोटि होती है, तो रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया की कोटि कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए इसमें, तो कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अपन देखते हैं ना इसकी रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं 0.693 अपन के, तो लैम्डा निकालते थे वहाँ पर। ये आलेख किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। देखो यहाँ पर ये आलेख है ना, ये बोल रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता और टी हाफ, प्रारंभिक सांद्रता और टी हाफ, ये देखो यहाँ पर ये बोला जाता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये जो ग्राफ आएगा प्रथम कोटि का आएगा, क्योंकि टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पर देखो इसमें कोई भी नहीं आ रहा, टी हाफ और ये वेग स्थिरांक है के। यहाँ पर देखो तो इसमें है ना भैया, देखो भैया, देखो 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 देखो, ये ऐसे है, ये टी हाफ और आर नोट, प्रारंभिक सांद्रता और टी हाफ, ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर करती है, अभी भी बताया था यार। देखो यहाँ पर अभिक्रिया की अर्ध कोटि टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो किस पर डिपेंड करता है, ओनली वेग स्थिरांक पर। तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई ऑप्शन है वेग स्थिरांक, उत्प्रेरक नहीं, वेग स्थिरांक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर करती है किस पे, वेग स्थिरांक पर। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ तक अपन ने मैंने उस दिन सोल्व करवा दिया था। अब आगे देखो जल्दी जल्दी आप लोग, वीडियो लंबा नहीं हो। निम्न में से धनावेशित कोलाइडी सोल्व, ये अपना एक अगला चैप्टर है इसमें कोलाइडी वाला, उसके क्वेश्चन है ये धनावेशित कोलाइडी सोल्व। तो इसमें से देखो धनावेशित कोलाइडी सोल्व है FeOH3, ये आंसर आएगा इसका। AH2SO3 ऋणात्मक सोल होता है। सिल्वर सोल में उपस्थित सिल्वर के कणों का आकार, देखो क्या क्वेश्चन है, सिल्वर सोल में उपस्थित सिल्वर के कणों का आकार 6 × 10⁻5 होने पर सोल का रंग पीला नारंगी होगा। भाई कौन सा होगा, 6 × 10⁻5 होने पर पीला होता है। अगर यही पूछता है 9 × 10⁻5 होने पर ये लाल नारंगी हो जाता। अगर यह होता 9 × 10⁻5 तो ये लाल नारंगी, और 6 × 10⁻5 होने पर ये पीला नारंगी होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, पीला नारंगी। ठीक है बेटा। अगला देखो भाई, साबुन के लिए CMC का मान बताइए। तो इसके लिए होता 10⁻3 मोल, 10⁻3 मोल पर लीटर इसका आंसर होगा भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है कैसियस पर्पल होता है। तो ये तो भाई गोल्ड का होगा, गोल्ड का कोलाइडी विलियन होता है ना, उसको अपन कैसियस पर्पल बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, AU। गोल्ड बोलते हैं ना, AG का होता है, आर्जिनियम जो होता है इसका शायद AG का होता है। ठीक है। भौतिक अधिशोषण का गुण, ये 2 प्रकार के अधिशोषण होते हैं, एक होता है रासायनिक अधिशोषण और एक होता है भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एड्जॉर्प्शन है ना। तो उसमें ये बोल रहा भौतिक अधिशोषण का गुण नहीं है। तो देखो यहाँ पर बहुआण्विक परतें बनती है, किसमें, भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परतें बनती है। उत्क्रमणीय प्रक्रिया में बिल्कुल उत्क्रमणीय होता है भाई भौतिक अधिशोषण, जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, उसमें एक बार रिएक्शन होने के बाद वापस अपने कंडीशन में नहीं आ सकता वो। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है, जी नहीं, यहाँ पर ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा से, मतलब ये गुण नहीं है। ये किसका गुण है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर किसमें बढ़ती है, रासायनिक अधिशोषण में। तो इसका आंसर ही हो जाएगा। फिर बोल रहा है गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण होता है। तो इसमें देखो सीधा सा आंसर है ये, तो यार याद करना पड़ेगा, हीलियम और ऑक्सीजन। क्या होगा, हीलियम और ऑक्सीजन होगा इसका आंसर। फिर बोल रहा है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। तो ये तो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को शायद, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, उसके लिए आप लिखो FON लिख डालो।
क्या लिखो FON, और हाइड्रोजन के साथ बंद बनाते चलो। H के साथ जब बंद बनाएंगे तो HF होगा, ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे तो H2 होगा, N के साथ NH3। तो ये देखो HF भी बनाता है, H2O भी बनाता है, NH3 भी बनाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो बेटा, निम्न में से किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है? तो इसमें आयनिक विभव का मान किसका अधिकतम होगा? यहाँ पे अपन को पता, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल IP का मान बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर IP का मान बढ़ता है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। तो इसका आंसर आ जाएगा फास्फोरस। और ऐसे भी आप लोगों को पता, फास्फोरस के बाद जैसे यहाँ पर सल्फर आता, तो सल्फर का नहीं होता, फास्फोरस का ही होता है, क्योंकि फास्फोरस के अंदर अपन को पता ना क्या होता है, फास्फोरस के अंदर जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, अर्धपूरित और अर्धपूरित कक्षक स्थायी होते हैं, और अधिक स्थायी कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, अपन को पता लेफ्ट टू राइट जाने पर IP का मान बढ़ता है, आवर्त सारणी में इधर से इधर जाने पर। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आप लोगों का आराम से। XeF4 का आकार देखो भाई, XeF4 का आकार क्या होगा? संकरण निकालो सबसे पहले। तो जिसको संकरण निकालना नहीं आता कमेंट्स करके बता देना, मैं संकरण निकालना सिखा दूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा संकरण निकालने का। XeF4 का आकार कौन सा है? तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ? मोनोवैलेंट एटम। अपनी जो ट्रिक है वो ऐसे आती है, 8 और 4 12, 12 में 2 का भाग 2 6, 6 में हाइब्रिडाइजेशन हो गया अपना sp3d2। ठीक है, और इसमें देखो XeF4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, और जब 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और sp3d2 का ऐसे संकरण की अगर मैं बात करूँ, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, परंतु इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसका आकार कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। ये तुम्हारा XE है, ये FF आ जाएगा यहाँ पे, ये लो साहब, और ये 2 लोन पेयर हो गए, तो इसका आकार कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड, वही उदासीन अम्लीय क्षारीय N2O, तो ये उदासीन होगा, उदासीन होगा। नाइट्रस ऑक्साइड कैसा होता? उदासीन। अगला क्वेश्चन अपना उपधातु है, तो इसमें देखो उपधातु क्या होती है? बोरोन सब मेटल होती है, उपधातु है बोरोन। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, वायुमंडल में सर्वाधिक आर्गन आएगी भाई, देखो ऑर्गन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? इसने ओनली अक्रिय गैसों के बारे में पूछा है, ऐसे नहीं पूछा। N2, फिर नाइट्रोजन के बाद O2, और फिर पाई जाती है ऑर्गन, फिर पाई जाती है CO2। पर इसने पूछा अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस कौन सी होती है? 18 ग्रुप, जो वर्ग नंबर 18 के जो जितनी भी गैस हैं उनको अपन अक्रिय गैस से बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होगी? ऑर्गन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, H3PO3 एक क्या है? देखो H3PO3, इसकी अगर स्ट्रक्चर अगर अपन बना के देखते हैं H3PO3 की, ये P हो गया तुम्हारा OH OH O, H3 है ना, ये लो H। तो ये देखो यहाँ पर 2 मूलक मिलेंगे HH निकालने के बाद में, तो यहाँ पर ये कौन सा मूलक होगा? द्विभाषमिक मूलक होगा। H3PO3 एक द्विभाषमिक मूलक है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है SO2 में सल्फर परमाणु का संकरण। देखो यहाँ पर अभी अपन बोल रहे थे कि जिसको संकरण नहीं आता, संकरण के लिए आप कमेंट्स मार देना, यहाँ तो मैं बता दूंगा। अपनी ट्रिक जो है उसमें मैं बोलता था कि जो सेंट्रल एटम होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? सल्फर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अब इसके साथ जुड़ा कौन है? सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन को अपन काउंट नहीं करते, क्योंकि मैंने बोला था कि जो बाईवेलेंट होते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 6 आए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 में 2 का भाग दिया, 3 आया, और 3 के लिए कौन सा संकरण होता है अपना? sp2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? sp2। अगर ये यहाँ पर SO2 की जगह SF4 होता, या सल्फर के साथ कोई दूसरा मोनोवैलेंट एटम लगा होता, तो उसका संकरण कैसे निकालते? जैसे अगर SF4 होता तो ये, तो यहाँ पर अपन बोलते 6 और 4 10, 10 का में 2 का भाग दिया तो sp3d2 हो जाता है। ठीक है, अगर मोनोवैलेंट जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर बाईवेलेंट था, इसलिए इसका संकरण कौन सा होगा? sp2। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद पी ब्लॉक के तत्व थे अब तक। अब देखो पी ब्लॉक तत्वों के जो क्वेश्चन थे वो थे। अब क्वेश्चन है
49 क्वेश्चन। अच्छा ये यहाँ से चालू हो गए शायद अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स चालू हो गए। किसी तत्व का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ही विलास नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 है तो x परमाणु में संकरण होगा। तो देखो 3d की बात करते हैं, प्रथम संकरण श्रेणी होती है, आप लोग हाइब्रिडाइज वो निकालते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ऑर्गन के बाद अपन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये बोल रहा है 3d4, तो ये 3d4 हो गया और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बता रहा है। तो इस तरह से अपन इसको सब आराम से निकाल सकते हैं। 18 तो इसका होता है ऑर्गन का, 18 और 4 22 और 3 25, तो ये कौन सा परमाणु क्रमांक हो जाएगा भाई 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा। एक्स परमाणु क्या होगा अपना, ये मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया +3 स्टेट के अंदर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भैया 25। क्या हो जाएगा इसका आंसर 25। निम्न में से कौन रूबिक हॉपर है, ये तो सबको पता होना चाहिए, Cu2 डायरेक्ट याद कर लेना, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, रूबिक हॉपर हो Cu2 को बोलते हैं। अगला बोल रहा है 51वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह सिक्का धातु, मतलब ऐसा कौन सा समूह जिससे सिक्के बनाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर सिक्के बनाने के लिए आप लोगों को पता होगा कॉपर के, चांदी के, सोना के, ऐसे ये तो बनते हैं। तो इसमें देखो ये है ना, कॉपर के बनते हैं, चांदी के बनते हैं और ओरम के बनते हैं, गोल्ड के, Cu कॉपर हो गया, Ag और Au सोना हो गया। तो कॉपर के सिक्के बनाए जाते हैं, चांदी के सिक्के बनाए जाते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा सोने के सिक्के बनाए जाते हैं। इसमें सिक्का धातु कौन सी है, तो इसको अपन बोलेंगे कॉपर, चांदी, सोना। अब अगला पूछ रहा है निम्न में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो देखो यहाँ पर संक्रमण श्रेणियों की बात करें तो 4 प्रकार के संक्रमण श्रेणी अपन पढ़ते हैं, 3D 4D 5D 6D। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी किसको बोलते हैं, जो 3D होती है ना उसको प्रथम संक्रमण श्रेणी बोलते हैं, 4D 5D 6D, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है प्रथम संक्रमण मतलब 3D। तो 3D में कौन कौन से आते हैं, शक्ति, वक्रमन, फिकोनिकोजिन आता है ना, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये आता है अपना शक्ति, वक्रमन, फिकोनिकोजिन, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक आता है। तो इसमें देखो ये फेरस है, ये भी है, ये भी है, कौन सा नहीं होगा, ये Ag नहीं होगा इसमें। तो ये कौन, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी का है, जो चांदी होता है वो द्वितीय संक्रमण श्रेणी का होता है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, निम्न में से प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा Ag। ओके, अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से अनुचुंबकीय आयन है। अनुचुंबकीय देखो 2 प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है चुंबकीय प्रकृति की, अगर बात करें प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ऐसे तो 5 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, परंतु मैक्सिमम ये 2 ही पूछी जाती है, अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये बोला जाता है कि किसी भी परमाणु में के वैलेंस शेल में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वह अनुचुंबकीय होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, अनुचुंबकीय वरना प्रतिचुंबकीय होगा। तो इसमें अनुचुंबकीय आयन की बात कर रहा है, तो जिंक प्लस 2 3D10 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। कैल्शियम प्लस देखो भैया कैल्शियम 3D, तो इसमें तो 4s1 है, 4s1 अनुचुंबकीय आयन है। निकिल प्लस 2, अब देखो यहाँ पर इसमें भी है अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो Ag में 3D10 इसमें नहीं होगा, इसमें भी सॉरी 3D का 4D आएगा, इसमें 47 होता है। इसमें देखो निकिल में देखो आप लोग, तो निकिल का होता है 3D8 4s2, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे निकिल के अंदर, ये होता है 3D8 4s2। या तो क्वेश्चन को मैं ऐसे देखना, अब इसमें अब देखो 3-4 है अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसमें अब अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें बताएंगे अपन। तो 3D8, तो 3D8 में अपन इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ते हैं, देखो एक बार 3D8 4s2 है ना, तो 3D देखो भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन, ये अगर 3D8 4s2 है तो 2 तो निकल गए 4s2, अब 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, निकिल प्लस 2 हो जाएगा। तो अनुचुंबकीय आयन कौन सा होगा इसमें, निकिल प्लस 2। एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में, देखो संक्रमण धातुओं की बात कर रहा है, तो संक्रमण धातुओं के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो आप लोगों को पता होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है संक्रमण धातुओं का, n-1 होता
NS(N-1) डी इलेक्ट्रॉन। इसका क्या होता है, तो सब के सब निकल जाते हैं अधिकतम। NS(N-1) डी इलेक्ट्रॉन। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज +7 दिखाता है तो 4s2 ये निकल जाता है NS, और 3D के जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा NS(N-1) डी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं, NS(N-1) डी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं भाई, है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन है Fe3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Fe का मतलब होता है फेरस, फेरस आता है 26 नंबर पर, और 26 नंबर पर आने वाली स्पीशीज का इलेक्ट्रॉनिक या परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d6 4s2। और इसने पूछा है Fe+3, तो Fe+3 में S का जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और एक D, दोनों तो S के चले जाएंगे और एक D का जाएगा, तो बच्चा क्या है 3d5। देख लो भैया 5, तो 5 पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 5। ठीक है भैया, 55 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे अयुग्मित। अगला क्वेश्चन देखो, लेंथेनाइड श्रेणी का वह तत्व जो रेडियो एक्टिव प्रोमीथियम होगा भाई, क्या होगा, प्रोमीथियम, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दुर्लभ मृदा तत्व है। दुर्लभ मृदा तत्व किसको बोलेंगे, ये बोला जाता है जो अफ्लोक एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है दुर्लभ मृदा तत्व है। और ये कौन से हो गए, अंतर संक्रमण तत्वों को अपन दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं। क्षारीय तत्व कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए, पता होंगे आप लोगों को, क्षारीय और क्षारीय मृदा तत्व। फर्स्ट ए और सेकंड ए, तो फर्स्ट ए तो क्षारीय धातु होती है और सेकंड ए क्षारीय मृदा धातु होती है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 58 देखो आप लोग, लेंथेनाइड संकुचन के कारण पश्च लेंथेनाइड में आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है, आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है, उपयुक्त सभी। तो सब इसमें लेंथेनाइड संकुचन सभी होंगे, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। लेंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु क्रिया में कमी होती है, परंतु अपवाद। देखो यहाँ पर ये आप लोग जब पढ़ेंगे ना लेंथेनाइड संकुचन, तो वहाँ पर यूरोपियम आता है उसके अंदर, यूरोपियम के साथ इट्रीबियम है, तो यूरोपियम सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपियम और इट्रीबियम। ओके। निम्न में से रंगहीन आयन है, इसमें भी कॉन्सेप्ट वही लगता है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वह रंगीन होता है। कैसा होता है, रंगीन। अब ये बोल रहा है रंगहीन, मतलब जिसके अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो रंगहीन होगा। तो अपन को क्या देखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो देखने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन कॉपर, कॉपर प्लस, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1। तो यहाँ पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका कॉपर का हो गया 3d10, तो इसमें तो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें देखेंगे 3d9 Fe+3, इसमें भी देखा था, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किसमें नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाले में। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर प्लस। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा देखो यहाँ तक अपन ने शायद संक्रमण श्रेणी के तत्व वाले क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया। अब अगला जो चैप्टर है वह है अपना लिगेंड वाला, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया तुम्हारा, उपसह संयोजक धातु, उसके क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो इसमें 16 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाएगा। तो किलेट कौन से लिगेंड बनाते हैं, जो मोनोडेंटेट होते हैं वो तो बनाते नहीं है, उसके अलावा जो लिगेंड होते हैं वो बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो एसीटेट मोनोडेंटेट है, साइनाइड मोनोडेंट, एक दंतुक लिगेंड, अमोनिया एक मोनोडेंटेट है। जो ऑक्सोलेटो होता है ना, CH3COO-, CH3COO-, ये क्या होता है, द्विदंतुक लिगेंड होता है, तो ये किलेट रिंग बना सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। ऑक्सोलेटो इसमें किलेट बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑक्सोलेटो। अगला क्वेश्चन है टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट यौगिक में, अच्छा लिथियम LiLH4, तो इसमें तो क्या होता है भैया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, नाम ही क्या, हाइड्राइड, और हाइड्राइड का H- होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H-। यौगिक में कौन सा लिगेंड होता है, H- लिगेंड होता है, जबकि लिथियम तो क्या होता है अपना मेटल, सॉरी वो होता है अपना अपनी धातु होती है, लिथियम तो प्लस धातु होती है। अपन लिखते हैं ना कि अगर इसका जब नामकरण करते हैं तो सेंट्रल एटम के अलावा बाहर जो होती है वो अपना सोडियम एटम प्रेजेंट हो सकता है, लिथियम प्रेजेंट हो सकता है। आगे की साइड किसको लिखा जाता है, धनाइनों को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है NiCO2 संकुल यौगिक में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो देखो आप लोग इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी निकल की, क्योंकि अपन को पता है कार्बोनिल कैसा लिगेंड होता है, उदासीन लिगेंड होता है, कोई चार्ज नहीं होता। जब चार्ज नहीं होता तो इस पर पूरे कॉम्प्लेक्स पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गाकार समतलीय संरचना में, तो एक बात बताऊं आप लोगों को बेटा, वर्गाकार समतलीय संरचना के लिए
ये बोला जाता है जो एक संकरण आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक तो होता है sp3 और एक होता है dsp2। एक संकरण तो होता है sp3 और एक होता है dsp2। तो sp3 में तो चतुष्फल की आकृति बनती है और dsp2 के अंदर वर्गाकार समतलीय बनती है। तो जिस कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी, ये अपन बोलेंगे जो dsp2 संकरण दिखाएगा वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में होगा। अभी इसमें भी क्या दिक्कत ये होती है कि इसमें sp3 कौन बनाएगा और स्क्वायर प्लेनर कौन बनाएगा। तो ये बोला जाता है जिनमें अंदर के डी और बाहर के डी भाग लेते हैं। जिनमें अंदर के डी लेते हैं ना वो तो dsp2 बनाता है, और जिसमें बाहर के डी लेते हैं वो sp3 बनाता है। अब अंदर के डी और बाहर के डी में भी इसमें क्या लिगेंडों को देखा जाता है कि वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, उसके आधार पर अपन इसका निकालते हैं। तो देखो NiCl4-2 है, तो इसमें तो संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण हो जाएगा NiCl4 में। तो आप लोगों को पता होगा 3d8-4s2 होता, तो Na+2 में आएगा 3d8, और अपना Cl है क्या, वीक फील्ड लिगेंड होता है NiCO4। अब NiCO4 में भी अगर अपन देखें तो ऐसे तो कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, परंतु निकिल में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी तो इसका 3d8-4s2 जब ये अगर धक्का मारेगा तो पूरे के पूरे डी भर जाएंगे। जब डी पूरे भर जाएंगे तो उसमें लिगेंड बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा, मतलब डी पूरा का पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पर संकरण कौन सा होगा, sp3। तो ये भी क्या बोलते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा इसका। तो इसका जो आंसर है वो अपन देखते हैं भैया। अब NiCN4 अगला है क्या है, NiCN4 और MnBr-4। तो NiCN4 में देखो हाँ ये +2 है और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो यहाँ पर ये दे देगा dsp2। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, dsp2 NiCN4 का, ये Ni और ये Cn, ये Cn हो गया। तो ये वर्गाकार समतलीय होगा भाई, क्या होगा, वर्गाकार समतलीय -2 यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा 64 का C आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, C आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय, मतलब कौन सा पैरामैग्नेटिक, बात वही है, अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट होंगे भैया, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही अनुचुंबकीय नेचर दिखाएगा। तो NiCO4 के अंदर तो अभी अपन ऊपर देखा था चतुष्फल स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कोबाल्ट NH3 का 6+3 NiCN4 NiCl4। देखो NiCl4 चतुष्फल की होता है +2 3d8। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय का मतलब होगा जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो NiCl4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8-4s2। तो +2 में तो 4s2 निकल जाएगा, D वाला 3d8 NiCN4 NiCl4, इसमें बिल्कुल रीअरेंज नहीं होगा, ये हो सकता है NiCl4। इसका आंसर हो सकता है NiCl4- हो सकता है। अभी रुको एक बार होल्ड रखो इसको, ये अपना आंसर हो सकता है। NiCN4 की बात कर लेते हैं। NiCN4 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये हो जाएगा 3d8, और जब 3d8 होगा तो ये क्या होगा, पेयरिंग होगी, तो खाली करवाने पर ये पूरे के पूरे पेयर करवा देंगे, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। ये और देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, कोबाल्ट वाले को। कोबाल्ट का हो गया CONH3 का होल 6+3। कोबाल्ट होता 3d7-4s2, तो 3d7-4s2। तो इसमें अगर अपन बात करें 3d7 तो +3 गया, +3 का मतलब S जाएगा और उसका जाएगा, और अमोनिया +3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कार्य करेगा। तो भाई साहब इसका आंसर होगा NiCl4-2। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अमोनिया है ना, कहीं जगह तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह कार्य करता है, कहीं जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो कोबाल्ट के साथ +3 अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कार्य करता, तो यहाँ पर भी पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया है, निम्नलिखित लिगेंड की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्षमता का बढ़ता क्रम। यहाँ पर देखो कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, या तो अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं होता तो इसकी कुछ ट्रिक्स तो नहीं है, फिर भी ये बोला जाता है कि विपाटन क्षमता सबसे कम होती है हेलोजनों की। किसकी होती है, हेलोजन। उसके बाद ऑक्सीजन वाले आते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन वाले आते हैं। तो इसमें देखो आप लोग ऑप्शनों में देख लो, ऑप्शन देख के अपन सोल्व कर देते हैं। हेलोजन देखो फर्स्ट वाले में हेलोजन नहीं है, लास्ट में सेकंड वाले में हेलोजन नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड तो कट गए तुम्हारे, है ना। और सी वाले में फ्लोरीन तो दे रखा है, सही है, परंतु क्लोरीन को आगे दे दिया ऑप्शन के आगे, तो ये ऐसे ही कट गया, बचा क्या, डी ऑप्शन। ये ऐसे हो गया, देखो डी ऑप्शन। तो क्लोरीन हेलोजन है, फ्लोरीन आ गया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आ गया, OH और H2 ऑक्सीजन आ गया, फिर नाइट्रोजन आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसको इस तरह से याद कर लेना कि सबसे कम विपाटन क्षमता होती है हेलोजनों की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। ये इस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं इसको,
ठीक है बेटा, मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर, 70 तक क्वेश्चन करवाऊँगा ओनली। अगला क्वेश्चन है NiCO4 की संरचना। तो अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं NiCO4 में संकरण कौन सा होता है, sp3 होता है, तो इसकी संरचना चतुष्फलकी होगी भाई। NiCO4 की संरचना कौन सी होगी, चतुष्फलकी है, क्योंकि 3D8 4s2 पूरा का पूरा भर जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आगे के डी भाग लेंगे तो इसमें sp3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बाह्य कक्षक संकुल है। बाह्य और दो प्रकार के संकुल बनते हैं, एक तो अंतःकक्षक संकुल बनते हैं, एक बाह्य कक्षक संकुल बनते हैं। तो ये डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर कि जो लिगेंड है तुम्हारा कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो मैंने अभी बताया था तुम्हारे को +3 के अंदर जो कोबाल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें बाह्य कक्षक संकुल का आंसर डी आएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं कि बाह्य और अच्छा, एक मिनट, कौन सा बाह्य कक्षक संकुल है ये पूछा है इसने। बाह्य का मतलब बाहर के डी भाग लेने चाहिए भाई, जिसमें संकरण होना चाहिए sp3d2। तो निकिल का हो गया 3d8 4s2 +3 3d8 4s2 और 6 है लिगेंड। तो Ni क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना ये, तो 3d8 4s2, तो ये तो अंदर का होगा निकेल वाला। तो जिंक, जिंक देखो भाई 3d10 4s2, तो डी पूरा का पूरा भरा हुआ है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य कक्षक संकुल का जिंक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक वाला। 3d10 4s2 है ना, तो 4s जाने के बाद भी डी पूरा भरा हुआ अंदर का, और अंदर का डी भरा हुआ तो बाहर की डी भाग लेंगे इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो 70वां क्वेश्चन देख लो आप लोग। क्रोमियम H2O का होल फॉर Cl2 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखो अपन जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसको तो मान लेते हैं X। H2O अपना क्या होता है, उदासीन होता है, तो इसका तो 0 हो गया ऐसे ही, x + 0। Cl2 2 - 1 = 0, तो x - 2 = 0, x = +2 ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। क्या है इसका ऑप्शन, डी ऑप्शन हो गया। तो यहाँ तक आज अपने 70 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और मेरे हिसाब से इस वीडियो को आना में क्लियरिटी आएगी आप लोगों के। और कोई भी बात हो तो मुझे बताना एक बार, है ना। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें मैं पूरा आप लोगों को सोल्व करवाने वाला हूँ क्वेश्चन बैंक, और हो सका तो फिजिक्स के भी क्वेश्चन मैं सोल्व करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, या जो भी है एक बार सर को बोल दूंगा मैं, तो वो आप लोगों को वीडियो बना के भेज देंगे मुझे, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।